So now let us start with the topic of collision. Collision क्या होता है? It is the process of momentum transfer by the internal forces of a system. सिस्टम के अंदर जब भी दो या तीन पार्टिकल्स का आपस में कोलिशन होगा तो उनके बीच में मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। जैसे सबसे पहला केस कंसिडर कीजिए, यहाँ पे आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं। पहला चार्ज पार्टिकल जिसका मास है m1 और उसकी वेलोसिटी है u1 टुवर्ड राइट हैंड साइड। सिर्फ मोमेंटम में इसलिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। एंड द सेकंड मास इज m2 हैविंग इट सम वेलोसिटी v2 टुवर्ड द राइट हैंड साइड एंड इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल इज r। अब दोनों अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो जो हमारा m1 है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और m2 के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? टूवर्ड राइट हैंड साइड। m1 के ऊपर लगने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो आएगा वो u1 के क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो u1 का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और m2 के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स u2 की डायरेक्शन में है तो वो उसकी वेलोसिटी को क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। उसकी स्पीड को क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। सो जब तक u1 का मैग्नीट्यूड u2 से ज़्यादा था, जब तक u1 का मैग्नीट्यूड u2 से ज़्यादा था, m1 m2 को क्या कर रहा होगा? अप्रोच कर रहा होगा। अगर अप्रोच करता जाएगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। r जैसे जैसे कम होता जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप बोलते हो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा तो वो इनिशियल वेलोसिटीज़ को क्या करता जाएगा? धीरे धीरे कम करता जाएगा। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ क्या हो गई होंगी? सेम। और उस केस में दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या रहा होगा? मिनिमम रहा होगा, क्योंकि इसके बाद फर्दर दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकते। उसके बाद तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो देंगे। हाँ या ना? ठीक है। सो इन दैट केस, इन द इंटरमीडिएट सिचुएशन यू विल गेट अ पोजीशन वेयर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स विल बी मिनिमम। उसके बाद क्या होगा? ये किसी दूसरी वेलोसिटी से v1 और v2 वेलोसिटी के साथ जाना शुरू कर देंगे, जहाँ पे v2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? v1 से ज़्यादा होगा। तो v2 का मैग्नीट्यूड किससे होगा? v1 से ज़्यादा होगा। सो दिस स्टेट वेयर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल इज मिनिमम, इस केस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आती है? मिनिमम आती है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बिकम मिनिमम। समझ में आया? और अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोलिशन होना है तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? दैट u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे को अप्रोच करना होगा चाहे कुछ हो जाए। अगर अप्रोच नहीं करेंगे तो कोलिशन कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो कोलिशन हुआ क्या दोनों बॉडीज़ के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों बॉडीज़ के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट तो हुआ नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ केस ऑफ कोलिशन, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल, एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में एक्सटर्नल मोमेंटम ट्रांसफ़र हुए। मोमेंटम क्या हुआ है? ट्रांसफ़र हुए। ये बताओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मास m1 की बात करूँ तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं या नहीं लग रहे? लग रहे हैं। सिर्फ एक मास की बात की जाएगी तो उस पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है। मास m2 की बात करूँ तो उसके ऊपर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। लेकिन अगर मैंने m1 और m2 के कॉम्बिनेशन को, m1 और m2 के कॉम्बिनेशन को अगर मैंने अपना सिस्टम माना, तो फॉर दिस सिस्टम जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स क्या हो गया? इंटरनल फोर्स। तो इस सिस्टम के ऊपर सारे इंटरनल फोर्सेज हैं, जिसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा होगा? ज़ीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन। सो इट इम्प्लाइज इनिशियल मोमेंटम शुड बी कंजर्व विद द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बताओ क्या लिखोगे? m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे मैंने सारी वेलोसिटी जो है वो टूवर्ड राइट हैंड साइड एज्यूम की है। जनरल एक्सप्रेशन क्या रहेगा? m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। नाउ दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल द डायरेक्शन, 2 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में हो, सिंगल डायमेंशन में हो, अप्रोच कर रहे हैं, दोनों सेपरेट हो रहे हैं, कोई केस नहीं। हमेशा मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा? कंजर्व। मोमेंटम इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंजर्व इन एवरी केस ऑफ कोलिशन। इन एवरी केस ऑफ कोलिशन। और ध्यान रखना, कोलिशन के केस में एक इंटरमीडिएट सिचुएशन ऐसी आती है जब दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज क्या हो जाती है? इक्वल। और उस केस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। सर किसी भी दो बॉडीज को सिस्टम मानने के लिए कोई कंडीशन होती है? फिर दोबारा बोल, किसी भी दो बॉडीज़ के वो सिस्टम मानने के लिए भी कंडीशन
कोई कंडीशन नहीं है, वो तेरे ऊपर है कि तू स्टडी किसकी करना चाहता है। तू एक बॉल की स्टडी करना चाहते है तो तेरा सिस्टम वो हो गया। तू अगर 10 बॉल्स की स्टडी करना चाहता है तो 10 बॉल्स को तू एक साथ कंबाइन करके सिंगल बॉडी एज्यूम कर ले। वो हमारी मर्जी है कि हम अपना सिस्टम कैसा चूज़ करना चाहते हैं। तो अभी जो हमारे ऊपर वाला केस था जिसमें दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हमने देखा कि मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, वो कौन सा केस था? कोलिशन का। कोलिशन का एक स्पेशल केस जहाँ पे दोनों बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट। उसका नाम हम क्या देते हैं? इम्पैक्ट। तो जब आप इम्पैक्ट बोलोगे तो इसका मतलब क्या होगा? फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन गिवन बॉडी। इम्पैक्ट जो है वो तुम्हारा एक कोलिशन का ही स्पेशल केस है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार इम्पैक्ट वर्ड यूज़ करें, हम बोलते हैं कोलिशन बिटवीन टू बॉडी। अब वो कोलिशन में फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इन दिस केस लेट अस कंसीडर कि आपके पास दो बॉडीज़ हैं M1 और M2, दोनों के मासेस अलग अलग हैं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है? अलग अलग है। अगर दोनों के बीच में कोलिशन होना है तो उसकी कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी? दैट U1 शुड बी ग्रेटर देन U2 इन दिस केस। जब इंटरमीडिएट स्टेज पे दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी, दोनों आपस में आके क्या हुए? इम्पैक्ट हुए, फिजिकल कांटेक्ट बना। इस फिजिकल कांटेक्ट के केस में आपकी दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी, दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ क्या हो गई होंगी? सेम। और उसके कुछ देर बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी? डिफरेंट। और जब दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो V2 का मैग्नीट्यूड किससे ज़्यादा आ जाएगा? V1 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आ जाएगा। समझ में आया? जो इम्पैक्ट के दौरान जो टाइम जो लगा, इम्पैक्ट के दौरान टाइम जो लगा, वो टाइम जो होता है डेल्टा टी टाइम, ये बहुत स्मॉल होता है, दिस इज़ वेरी स्मॉल। तो हम उस इम्पैक्ट की वजह से कुछ इंटरनल फोर्सेस भी आए होंगे जब दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आई। जब दोनों बॉडी आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आई तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया होगा, कोई एक फोर्स आया, फोर्स किसी टाइम के दौरान लगा तो उसने कुछ मोमेंटम इम्पार्ट किया होगा। हमने अपनी पिछली क्लास में क्या देखा था? इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, जहाँ पे हमने क्या देखा? मोमेंटम तो हमारे सिस्टम का कंजर्व रहता है, लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेज भी लग रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से सिस्टम को मोमेंटम इम्पार्ट होते हैं, इम्पल्स मिलते हैं उसे। इम्पल्स क्या था? चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेज। अब वो इम्पल्स जो था वो किसके ऊपर डिपेंड किया था? इंटीग्रल एफ डी टी। इम्पल्स जो उसको जे जो मिला था वो कितना था? इंटीग्रल एफ डी टी। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वहाँ पे इम्पल्स जो उसको मिला वो कितना लिख लिया? एफ डेल्टा टी। अगर मेरा टाइम जिस दौरान मेरा फोर्स लग रहा है वो अगर बहुत ही ज़्यादा कम है तो उसकी वजह से इम्पल्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? नेग्लिजिबल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बोला कि टाइम ऑफ इम्पैक्ट डेल्टा टी, ये क्या है? टाइम ऑफ इम्पैक्ट डेल्टा टी ये इतना स्मॉल है कि जितने तुम्हारे सिस्टम के अंदर जो कोलिशन के दौरान जब दोनों बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में थी उस दौरान जो फोर्सेज जो है, फोर्सेज की वजह से आपका इम्पैक्ट, फोर्सेज की वजह से इम्पैक्ट या फोर्सेज की वजह से मोमेंटम जो ट्रांसफ़र हुआ वो नेग्लिजिबल है। वो क्या है? नेग्लिजिबल है। बात समझ में आई? तो इवन इन दिस केस सिंस नो एक्सटर्नल फोर्सेज विल बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो आपकी एक मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो बोलोगे इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन सिस्टम, तो यहाँ पे आपको हर बार सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू बॉडीज। ये दोनों बॉडीज़ का जो सिस्टम जो है इसको आपने क्या बोला? बॉडीज़ का कॉम्बिनेशन। इसको क्या नाम दिया आपने? सिस्टम। तो इस सिस्टम के लिए क्या बोलोगे? M1 U1 प्लस M2 U2 शुड बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो चाहे दोनों बॉडीज़ के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो या ना हो, मोमेंटम क्या रहने वाले? हमेशा कंजर्व रहने वाले। अब देखते हैं टाइप ऑफ कोलिशन। दिस टाइप ऑफ कोलिशन इज बेस्ड अपॉन द मटीरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तीन टाइप के कोलिशन होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिशन, दूसरा है पार्शियली इलास्टिक कोलिशन, पार्शियली इलास्टिक कोलिशन, एंड द थर्ड वन इज इन इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन के अंदर जो आपकी एनर्जी जो रहेगी, इसमें एनर्जी का लॉस जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके बराबर आएगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर आएगी। या आप लिख सकते हैं डेल्टा की मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा? जीरो। ये तो आपका क्या हो गया? इलास्टिक कोलिशन। इन द केस ऑफ पार्शियली इलास्टिक कोलिशन देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी स्मॉलर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इन इलास्टिक कोलिशन में मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा। लॉस ऑफ एनर्जी तो इस केस में भी है, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम
लॉस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ऐसा क्यों? इलास्टिक पोजीशन में बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस जो हैं वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में तो स्टोर होते हैं, लेकिन जब आपका इम्पैक्ट हट जाता है तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है। जबकि इन इलास्टिक पोजीशन के अंदर बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। बॉडी को अगर आपको परमानेंटली डिफॉर्म करना है तो आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। वो एनर्जी क्या हो गई? क्योंकि डिफॉर्मेशन में चली गई, तो एनर्जी आप रीगेन तो कर नहीं पाए, तो उस केस में आपकी मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है। पार्शियल इलास्टिक पोजीशन क्या हो गया? दोनों केसेस के बीच का केस, जहाँ पे बॉडी पार्शियली डिफॉर्म हो गई और पार्शियली उसने अपनी शेप और साइज को क्या कर लिया? रीगेन कर लिया। रीगेन, कुछ पार्शियल रीगेनिंग की वजह से उसकी एनर्जी का मैक्सिमम लॉस नहीं होता। एनर्जी का क्या होता है? पार्शियल लॉस होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। सो बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ पोजीशन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं मटेरियल कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला मटेरियल है आपका इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल के अंदर क्या है? विच डिफॉर्म्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे सबसे पहला डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है जिसके ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, और ये बॉडी क्या है? फिक्स बॉडी है। जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो जिस फेस पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो फेस क्या होगा? डिफॉर्म होगा। मान लो फेस डिफॉर्म होकर ऐसा हो गया फोर्स लगाने की वजह से। फोर्स लगाने की वजह से आपका जो शेप है वो क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। जब आपने इस फोर्स को रिमूव किया, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो ये जो डिफॉर्म बॉडी जो थी, डिफॉर्मेशन जो था वो क्या हो गया? वापस रीगेन हुआ और उसने अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर लिया। तो जो पहले मेरी शेप थी वही शेप मेरी बाद में भी आ गई। बात समझ में आई? सो इट रीगेन्ड इट्स ओरिजिनल शेप। उसने ओरिजिनल शेप को क्या कर लिया? रीगेन कर लिया। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि जब वो डिफॉर्म हुआ था तो डिफॉर्मेशन के दौरान उसने पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर क्या की? स्टोर की। लेकिन डिफॉर्मेशन के बाद जब उसने अपनी ओरिजिनल डिफॉर्मेशन के बाद उसने जब अपनी शेप को क्या किया? रीगेन किया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसने अपने अंदर स्टोर की थी वही उसने वापस प्रोवाइड कर दी। बात समझ में आई? जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने स्टोर की थी वो उसने सारी क्या कर दी? वापस प्रोवाइड करवा दी। सो यू विल राइट ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज रीगेन्ड या काइनेटिक एनर्जी इज रीगेन्ड। जैसे लिखो, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड। डिसिपेट नहीं हुई है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने अपने अंदर स्टोर की वही उसने बाद में पार्टिकल्स को प्रोवाइड कर दी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या था? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। और एनर्जी की वजह से ही एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया था। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी ने गेन की उसने अपनी एनर्जी से क्या किया? दूसरी बॉडी पे कुछ फोर्सेस एक्सर्ट करवा दिए। बात समझ में आई? ये तो कौन सी बॉडी हो गई? इलास्टिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल हो गया ये? इलास्टिक मटेरियल। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज। परमानेंटली स्टोर नहीं हुई है, वो क्या हो गई? रिलीज होगी। सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल इज पार्शियली इलास्टिक मटेरियल। पार्शियली इलास्टिक मटेरियल के केस में द वर्क डन इन द डिफॉर्मेशन इज पार्शियली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज डिसिपेटेड। कैसे? डायग्राम देखो, यहाँ पे हमारे पास इनिशियली एक फिक्स बॉडी थी जिसपे आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया। एक्सटर्नल फोर्स F लगाने की वजह से बॉडी क्या हो गई? डिफॉर्म हुई। तो ये डिफॉर्म होके इस ऑरेंज वाली शेप से बाद में किस शेप तक पहुँच गई? एक ब्लू वाली शेप तक। तो इसने पार्शियली क्या किया? अपने आप को रीगेन कर लिया। पार्शियल रीगेन हुआ, लेकिन रिमेनिंग क्या रह गया? डिसिपेट हुआ। ठीक है। सो इन द केस ऑफ पार्शियल इलास्टिक बॉडी ऑन removal of external force, on the removal of external force, only the stored potential energy will be released, और बाकी रिमेनिंग एनर्जी कौन सी? जो परमानेंट डिफॉर्मेशन में जो यूज़ होगी। अगर आपको बॉडी को डिफॉर्म करना है तो आपको उसके लेटेस्ट या मॉलिक्यूल के बीच के कन्फिग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। उसको अगर आपको परमानेंटली अगर चेंज करना है तो आपको कुछ एनर्जी एक्सपेंड करनी होगी। सो वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को या उसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर को चेंज करने में चलेगी, वो तो आपने लॉस कर दी, उसको आपने रीगेन नहीं किया। रीगेन कौन सा पार्ट हुआ? जो उसने अपने अंदर स्टोर किया था कुछ देर के लिए। बात समझ में आई? जिसको उसने रिलीज कैसे किया? वापस अपनी ओरिजिनल शेप और डायमेंशन को अचीव करने के लिए वो बाहर की तरफ जब रिलीज हुआ तो उसने वही पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी? रिलीज कर दी। वो क्या होगी? पार्शियली इलास्टिक मटीरियल। द थर्ड वन इज योर इन इलास्टिक मटीरियल।
इनइलास्टिक मटेरियल के अंदर क्या होगा कि आपने जो भी वर्क डन किया मतलब बॉडी के ऊपर जो भी आपने फोर्सेज लगाए, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी क्या हो गई थी, डिफॉर्म हो गई, बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। और ये डिफॉर्मेशन कैसे है, परमानेंट, इसने कुछ भी शेप और साइज को रीगेन नहीं किया, कुछ भी शेप और साइज को क्या नहीं किया, रीगेन नहीं किया। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, कंप्लीट डिसिपेशन ऑफ ऑल द एनर्जी एंड देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड। सारी की सारी कौन सी एनर्जी होगी, डिफॉर्मेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स, ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट remains in deformed state। उसने बिल्कुल भी रीगेन नहीं किया, सारा का सारा क्या था, डिफॉर्म स्टेट में ही रहा, जिसकी वजह से कंप्लीट लॉस ऑफ एनर्जी, कंप्लीट नहीं मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी बोलोगे। यहाँ पे आपको क्या मिला, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। बात समझ में आई, पक्की बात। जो एनर्जी लॉस हुई है वो किस फॉर्म में लॉस हुई है, ये बताओ बताओ बताओ। जो एनर्जी लॉस हो गई, यहाँ पे हमने क्या बोला, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी हुआ ना, ये लॉस किस फॉर्म में हुआ, डिफॉर्मेशन में, बॉडी को परमानेंटली डिफॉर्म करने में। कुछ साउंड की फॉर्म में गया होगा, जब दो बॉडीज के बीच में इम्पैक्ट होते हैं तो साउंड भी तो प्रोड्यूस होती है, साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट, जब दो बॉडीज आपस में आके कोलाइड की, उसको उसके सरफेस को अगर टच करोगे तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हीट क्या है, क्या जो लॉस हो गया, मान लो इनिशियल एनर्जी थी 10 जूल्स, दिस वाज इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी जो मिली वो कितनी मिली, 8 जूल्स। तो लॉस कितना हुआ, 2 जूल्स का। वो लॉस किस फॉर्म में हुआ, इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन एनर्जी, लाइट, साउंड, हीट एटसेट्रा। समझ में आया, ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। सो इन द केस ऑफ इनइलास्टिक मटेरियल यू विल, सर चेंज इन कन्फिग्रेशन को पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी तो वो होता है ना, मतलब कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास होगा कोई। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कन्फिग्रेशन एंड द स्टेट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस स्टेट। जब तुम इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्जेस की बात करते हो तो वहाँ पे उसकी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, वहाँ पे हम उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन वो हमारे मैग्नीट्यूड की नहीं है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, जब तुम मैग्नेटिज्म में बात करते हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, मैग्नेटिक पोल्स के बाद आती है या नहीं आती। तो ये अलग अलग फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सम फील्ड फोर्स। जब उसको आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उस फील्ड में रखने की वजह से उसकी एक एनर्जी आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी अपने अंदर स्टोर करके रखती है। काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मोशन की वजह से होती है। जब तक बॉडी का मोशन होगा तब तक उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर बॉडी का मोशन नहीं हो रहा तो उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन बॉडी का मोशन हो या ना हो, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हो सकती है और हो सकता है ना भी हो। मोशन नहीं हो रहा, रेस्ट पर है, लेकिन स्टिल उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। सो इन द केस ऑफ इनइलास्टिक मटेरियल यू मे राइट दैट देयर इज नो रीस्टोरिंग फोर्सेज exist for inelastic material। और जो आपकी इलास्टिक मटेरियल है उसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होते हैं, मैक्सिमम, जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। टाइप ऑफ मटेरियल समझ में कौन कौन से, इलास्टिक, इनइलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक। अब इसके बेसिस पे हमारे कोलिशन जो हैं डिफरेंट मटेरियल्स के वो देखो। जैसे मान लो आपके पास अगेन दो बॉडीज़ हैं M1 और M2 जिसकी कुछ कुछ वेलोसिटीज गिवन है। एंड फॉर द केस ऑफ कोलिशन यू विल से दैट U1 शुड बी ग्रेटर देन U2। ये तो है इनिशियल स्टेट, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। अच्छा, जब दो बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आई, दो बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आई कब, किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे दोनों बॉडीज किसमें आई, आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आई। तो फिजिकल कांटेक्ट से जस्ट पहले दोनों के बीच में अभी क्या है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो इस केस में भी जो दोनों बॉडीज़ की जो वेलोसिटी जो होंगी वही ओरिजिनल वेलोसिटीज होंगी U1 और U2। लेकिन जब दो बॉडीज़ आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आई, क्या गई, आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आ गई, तब क्या होगा, दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाने शुरू करेगी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से बॉडी के जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका कुछ मोशन स्टार्ट होगा। सो अब ये जो सर्कुलर बॉडी है M1,
ये कंप्लीट सर्कल ना रह के कुछ ऐसी हो जाएगी, और जो आपकी दूसरी बॉडी है ब्लू कलर वाली वो भी कैसी हो जाएगी। समझ में आया? ये इसका सर्कुलरिटी नहीं मेंटेन होगा। सर्कुलरिटी क्यों नहीं मेंटेन हो पाया? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस दोनों के बीच में आ गए थे। समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल आपका रीस्टोरिंग फोर्सेस लगे होंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर ही उनके ऊपर क्या लगे होंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो ब्लू कलर वाली बॉडी है उस पर रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा? टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। सिमिलरली ग्रीन कलर वाली बॉडी पे कहाँ पे लगेगा? टुवर्ड राइट हैंड साइड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। समझ में आया? तो जब इम्पैक्ट होगा दोनों बॉडीज़ का, इन द केस ऑफ इम्पैक्ट कुछ फोर्सेज जनरेट होंगे। अब ये देखो, जो हमारी ब्लू कलर वाली बॉडी है उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में आया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया होगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेलोसिटी u को क्या करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा। और जो हमारी ग्रीन कलर वाली बॉडी है उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगा होगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द वेलोसिटी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी को क्या करने की टेंडेंसी रखेगा? वो डिक्रीज करवाने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है। सो इन द फाइनल स्टेट ऑफ मोशन द वेलोसिटी इज v1 एंड द वेलोसिटी इज v2 ऑफ द टू बॉडीज विल बी डिफरेंट इन सच अ वे कि v2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? v1 से ज़्यादा आएगा। v2 का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है? v1 से ज़्यादा। सो जब दोनों बॉडीज आपस में डिफॉर्म हो रही थी, किस दौरान की बात कर रहा हूँ मैं? इस केस में जब बॉडी डिफॉर्म हुई तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना शुरू किया होगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना शुरू किया होगा या नहीं किया होगा? उसमें एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी? मैक्सिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी? उसकी मिनिमम। इसलिए मैंने बोला था कि इंटरमीडिएट स्टेज पे जब दोनों बॉडीज आपस में आके कोलाइड करती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी का कुछ पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। कुछ पोर्शन किस में चला गया? पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। अब अगर आपकी बॉडी एक इलास्टिक बॉडी है तो जितनी उसने अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी, जैसे जैसे दोनों बॉडी धीरे धीरे दूर जा रही होंगी तो उनके ऊपर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्सेज की वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। देखो, जो हमारी ग्रीन कलर वाली बॉडी थी उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? टुवर्ड राइट हैंड साइड। और जो ब्लू कलर वाली बॉडी है उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी किस तरफ थी? टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो जो हमारी ग्रीन कलर वाली बॉडी है, ग्रीन कलर वाली बॉडी, उसने क्या किया? उसके ऊपर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्सेज ने वापस उसकी वेलोसिटी को क्या करने की टेंडेंसी रखी? बढ़ाने की कोशिश रखी। और जो ब्लू कलर वाली बॉडी है उसके ऊपर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के क्या हो गया था? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो दोबारा उसकी एनर्जी को क्या बढ़ाने की कोशिश करेगा? टेंडेंसी वो जो नॉर्मल रिएक्शन ने वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश की थी, रीस्टोरिंग फोर्स ने उसकी वेलोसिटी को वापस कम करने की कोशिश की इन सच ए वे कि उनकी एनर्जीज आपस में क्या रहेंगी? हमेशा सेम। उनकी एनर्जीज हमेशा क्या रहेंगी? सेम। सो इवन इन द केस व्हेन द टू बॉडीज आर ड्यूरिंग कोलिशन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है। सो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन, या तो इलास्टिक कोलिशन हो या फिर पार्शियली इलास्टिक कोलिशन हो। पार्शियल इलास्टिक कोलिशन हो, दोनों बॉडीज आपस में सेपरेट हो जाएंगे आफ्टर कोलिशन। बॉडीज विल बी सेपरेटेड आफ्टर कोलिशन। ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिशन, इन इलास्टिक कोलिशन का दूसरा नाम होता है प्लास्टिक कोलिशन। जहाँ पे हमने इलास्टिक कोलिशन जो लिखा है ना उसका दूसरा नाम लिख लो, क्या? प्लास्टिक कोलिशन। प्लास्टिक कोलिशन के केस में बॉडी ने कुछ भी अपनी शेप और साइज को रिगेन नहीं किया। तो जब दोनों बॉडीज़ के बीच में इम्पैक्ट हुआ था, जब दोनों बॉडीज़ के बीच में इम्पैक्ट हुआ था तो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्सेज आए नहीं। सो वहाँ पे FR दोनों बॉडीज़ पे नहीं प्रेजेंट होगी, तो दोनों बॉडीज आपस में डिफॉर्म होकर साथ में स्टिक कर देंगी। दोनों बॉडीज डिफॉर्म होने के बाद आपस में क्या करेंगी? स्टिक करेंगी। तो हम उस पर लिख लेंगे इन केस ऑफ इन इलास्टिक, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्लास्टिक। या तो इन इलास्टिक कोलिशन या प्लास्टिक कोलिशन के केस में क्या होगा? बोलो। बॉडीज विल स्टिक आफ्टर कोलिशन। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा। नेग्लिजिबल भी नहीं, जीरो बोलो पूरा पूरा।
जो तुम्हारा पार्शियली इलास्टिक कोलिशन है वहाँ पे बॉडीज़ अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है वो उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इलास्टिक की तरफ हो सकता है उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की तरफ हो। इंटरमीडिएट बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। लेकिन जब हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन की बात करेंगे तो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्सेज क्या होंगे, मैक्सिमम बॉडी अपनी कंप्लीट शेप और साइज को रिगेन कर देगी। इन इलास्टिक कोलिशन के अंदर चाहे कैसी भी बॉडी हो, हमेशा क्या कर देंगी, कंप्लीट डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी, और हमेशा क्या करेंगी, एग्जैक्टली स्टिक कर देंगी। एग्जैक्टली क्या कर देंगी, हमेशा स्टिक। समझ में आया? ठीक है, दे विल स्टिक आफ्टर कोलिशन, और या बोल सकते हो दे डू नॉट सेपरेट, दे डू नॉट सेपरेट आफ्टर कोलिशन। ये बात समझ में आई? आगे देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में आए उस पर एक टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या कहलाएगा, कॉमन नॉर्मल। So the line which is passing through the common normal to the surface in contact during the impact is called line of impact। जैसे जब हमने दो सर्कुलर बॉडीज देखी, ये आपकी पहली सर्कुलर बॉडी और दूसरी सर्कुलर बॉडी कैसी, ये पिंक कलर वाली, ठीक है। इन दो बॉडीज़ का मुझे कॉमन नॉर्मल बताओ कैसा होगा। कॉमन नॉर्मल के लिए सबसे पहले तो आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट को, इसलिए क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। टेंजेंट कैसा आएगा, ब्लू कलर वाला क्या बन गया, टेंजेंट। इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, कॉमन नॉर्मल। So ये कॉमन नॉर्मल इन द केस ऑफ सर्कुलर बॉडी विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, हाँ है ना। तो ये जो रेड कलर वाली लाइन जो है ना, इसको आपने क्या बोला, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसका क्या नाम दिया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझ में आया? ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज डिफाइंड एज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। ठीक है। ये जो फोर्सेज, ये भी डिपेंड करेगा ना सर, यूनिफॉर्म बॉडी है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी कौन सी है, प्लास्टिक बॉडी हो, इनइलास्टिक बॉडी हो, या फिर इलास्टिक बॉडी हो। कोलिशन के दौरान हमने वो डिफाइन किया, लेकिन कोलिशन से पहले तो दोनों की ओरिजिनल शेप रही होगी ना, चाहे कैसी भी बॉडी रही हो। दोनों बॉडीज को अगर इम्पैक्ट के दौरान जस्ट पहले जब उनके जस्ट सरफेस टच हुए होंगे, उस टाइम पे मैं एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ। उस कॉमन नॉर्मल को मैंने बोला लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बेसिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारे दोनों बॉडीज के ज्योमेट्रिकल सेंटर से को ज्वाइन करने वाली लाइन बन जाएगी इन द केस ऑफ सर्कुलर बॉडी। ठीक है। जब हमारी नॉन सर्कुलर बॉडी आएगी तो वहाँ पे कोई ट्रायंगुलर आएगा, वेज आएगा, कोई रेक्टेंगल आएगा, तो वो केसेस हम जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। ठीक है। जितने भी तुम्हारे फोर्सेज होते हैं कोलिशन के दौरान, वो सारे फोर्सेज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लगते हैं। सारे फोर्सेज कहाँ पे लगते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, जिसकी वजह से जब भी आप मोमेंटम को कंजर्व करोगे तो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग कंजर्व करोगे। हमेशा मोमेंटम के डायरेक्शन में कंजर्व करोगे अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बात समझ में आ गई, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल बी डिटरमिन्ड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। आपकी हो सकता है दोनों बॉडीज़ की ज्योमेट्री डिफरेंट हो, जैसे अभी मैंने बताया सर्कुलर बॉडी है फिर तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर किसी दूसरे टाइप की ज्योमेट्री तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन नॉर्मल बन कैसे रहे, और उस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही हम अपने मोमेंटम को क्या करवाएंगे, कंजर्व करवाएंगे। दूसरा डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज अगेन इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी। Now this point is to be noted that if one particle is stationary before collision, blue color से जो लिखा है वो देखो, if one particle is stationary before collision, then the line of impact will be along its motion after collision। अगर एक बॉडी स्टेशनरी है तो पहली बॉडी जो आके कोलाइड की जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगी कोलिशन के बाद, वो आपकी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझ में आया? ठीक है। सो बेस्ड अपॉन द मोशन डायरेक्शन, जब बेस्ड अपॉन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यू हैव टू टाइप्स ऑफ कोलिशन। First one is head-on collision and the second one is oblique collision। Head-on collision में क्या है, velocities of both the particle before collision and after collision is along the line of impact। और oblique collision क्या है, before collision और after collision जो उनकी velocity जो थी वो line of impact के along नहीं थी, तो वो क्या कहलाएगा, oblique collision। ठीक है। Now let us define one new quantity, one new term which is coefficient of restitution। हमने क्या डिफाइन किया, एक नई टर्म को, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड देन दिस इज अ कांस्टेंट पैरामीटर व्हिच अकाउंट्स फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। अभी हमने देखा था ना, तीन टाइप की बॉडीज थी, इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक। सो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हमारी बॉडीज की इलास्टिसिटी को रिलेट करेगा। ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम डिनोट कैसे करेंगे, ई से, विच विल बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी of separation along line of impact, along line of impact
डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही डिफाइन की गई है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास केस है, दो बॉडीज़ हैं M1 और M2, उनकी वेलोसिटीज गिवन है। इनिशियली फॉर कोलिशन टू अकर U1 शुड बी ग्रेटर देन U2, तो इस केस में आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइन होगी। दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अप्रोच कर रही हैं। वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आएगी? U1 माइनस U2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आया? U1 माइनस U2। जब दोनों आपस में कोलाइड कर गई, कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या हो गई? चेंज हो गई इन सच ए वे दैट V2 इज ग्रेटर देन V1। तो वहाँ पे बताओ, अगर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट वेलोसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो दूसरी वाली बॉडी आगे आगे की तरफ भागेगी, तो वहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E कितना हो गया? किसके अलॉन्ग दिखना है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग। तो सबसे पहले आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे देखनी है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की रेड कलर वाली लाइन होगी किसी भी केस में, विच इज अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। यहाँ पे जो मेरे को वेलोसिटी U1 और U2 जो गिवन है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग गिवन है, इसलिए मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E को क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विच इज V2 माइनस V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज इक्वल टू U1 माइनस U2। जो मैंने यहाँ पे V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2 लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इस कन्फिगरेशन के लिए लिखा है जो मैंने आपको डायग्राम में लिखा है। इन केस अगर दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे की अलॉन्ग आ रही है, इनिशियली अगर मान लो हमारे पास पहली बॉडी U2 की वेलोसिटी जो है वो राइट में ना होकर लेफ्ट में अगर हो रही होती, जैसे U2 और पहली बॉडी की U1 यहाँ पर है, तो मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाता? U1 प्लस U2। कितना हो जाता है? U1 प्लस U2। समझ में आया? तो वहाँ पे आपकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन सेम रहेगी। वो अब आपको देखना होगा क्वेश्चन में उसने डिफाइन कैसे किया वेलोसिटीज को, डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। समझ में आया? सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफरेंट। इलास्टिक कोलिशन में क्या हो रहा है? कंप्लीट रीगेनिंग ऑफ एनर्जी। सो वहाँ पे जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E जो आता है उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है? 1। फॉर पार्शियली इलास्टिक बॉडी E की वैल्यू 1 और 0 के बीच में आती है, और इन इलास्टिक कोलिशन के केस में E की वैल्यू कितनी आती है? 0। क्योंकि जब E की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? 0। मतलब दोनों बॉडीज आपस में क्या कर गई? टिक कर गई। नो सेपरेशन ऑफ बिटवीन द बॉडीज, तभी तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 आई। समझ में आया? पक्का? देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द बॉडी कहाँ पे? अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। डन? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखें। नाउ कम्स द टाइप ऑफ कोलिशन अगेन, जो अभी हमने देखा था। कितने टाइप के कोलिशन थे? बेस्ड अपॉन द डिफरेंट प्रॉपर्टी, इलास्टिक कोलिशन, पार्शियली इलास्टिक कोलिशन और इन इलास्टिक कोलिशन। अब बताओ, इलास्टिक कोलिशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे इन सच केसेस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी विच इज टेकिंग प्लेस इन द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और कोलिशन के हर केस में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होने वाला है। तो यहाँ पे हम साथ में क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है, इससे वहाँ पे वेक्टर के साइन नहीं है। अच्छा, पार्शियली इलास्टिक कोलिशन की बात करें तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी? 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। मोमेंटम यहाँ पे भी कंजर्व होगा, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी? कम होगी। देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी विच इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। और जो थर्ड केस है इनइलास्टिक कोलिशन का, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है? 0। मोमेंटम इस केस में भी कंजर्व होगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी क्या बोलेंगे? मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी लेसर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका रीजन क्या है? तीनों केस में कंजर्व्ड मोमेंटम। क्या भैया? एनर्जी लॉस होगी। अगर एनर्जी लॉस होगी तो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगी।
तो काइनेटिक एनर्जी तो कम नहीं होने वाली है इनिशियल से। ये तो लिखा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेसर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप क्या बोल रहे थे? सर मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा? हाँ, तीनों केसेस में। मोमेंटम कंजर्व तो इसलिए हुआ क्योंकि तीनों केसेस में जब भी आप कोई डायग्राम देखोगे ना, तो जो तेरे रीस्टोरिंग फोर्सेज जो आए हैं इम्पैक्ट के दौरान, वो सारे फोर्सेज मेरे सिस्टम के लिए क्या है? इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज के केस में मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो चाहे कैसी भी बॉडी हो, मेरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसलिए हमेशा मोमेंटम क्या होने वाला है? कंजर्व। बात आई समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं हेड ऑन कोलिशन। हेड ऑन कोलिशन का मतलब क्या है? व्हेन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन आर सेम, तभी उस टाइप की कोलिशन को आपने क्या बोला? हेड ऑन कोलिशन। सो इन द केस ऑफ हेड ऑन कोलिशन, लेट अस टेक दिस डायग्राम। तो यहाँ पे दोबारा देखो, ये आपका हेड ऑन कोलिशन का केस है जहाँ पे दोनों बॉडीज किसी किसी वेलोसिटी के साथ आ रही थी। इन दिस केस यू विल से दैट सिंस नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? मोमेंटम हमेशा क्या रहने वाले? कंजर्व रहने वाले। सो एक इक्वेशन तो आपकी हमेशा वैलिड होगी क्या? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम इलास्टिक कोलिशन की। इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन, इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन आप क्या बोलोगे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आपने डिफाइन कैसे किया था? ई वॉज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर ई की वैल्यू 1 होगी, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? u1 माइनस u2। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, मोमेंटम वाली इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 से वेलोसिटी v1 को क्या लिख सकते हैं? u1 माइनस u2। सर आपने का रैंक क्या समझे? 11.5। v2 कितना आएगा? u1 माइनस u2 प्लस v1। इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करो, तो देखो क्या लिखोगे? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। एक तो आपके पास ये इक्वेशन आई इस इक्वेशन के साथ, और दूसरा इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन, इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन एनर्जी क्या नहीं होगी? लॉस नहीं होगी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से, इसको चाहो तो आप एनर्जी की इक्वेशन में मूव कर सकते हो। फ्रॉम ईदर ऑफ दीज टू इक्वेशन, जो आपके पास फाइनल वैल्यू जो आएंगी इन तीनों इक्वेशन जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो आएंगी आफ्टर कोलिशन v1, वो आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली, प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर। ये तो आई आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 आफ्टर कोलिशन। और ऐसे ही v2 वेक्टर जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आएगा आपके पास m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो ठीक है, आप पहले u1 की टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से आपको फाइनल वेलोसिटीज मिल गई इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन। इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन आपको फाइनल वेलोसिटीज मिल गई। ठीक है, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस देखो, फॉर द हेड ऑन इलास्टिक कोलिशन, फॉर द हेड ऑन इलास्टिक कोलिशन इफ द मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम, m1 और m2 की वैल्यू किसके बराबर है? m के बराबर है। तो इसको इन दो इक्वेशन में पुट करो, m1 और m2 को। तो देखो
हम दोनों इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं और नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर m1 m2 के बराबर हो गया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। दोनों बॉडीज़ का मास कितना है, इक्वल। तो जो हमारे पास ब्रैकेट में 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 या फिर 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर आएगा। ये वाला फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि v1 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर और v2 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर। मतलब जो वेलोसिटीज जो हैं वो आपस में क्या होगी, आफ्टर कोलिशन वेलोसिटीज आर स्वैप्ड। वेलोसिटीज क्या होगी, आपस में स्वैप होगी। तो जैसे देखो m1 की इनिशियल वेलोसिटी थी u और m2 किस पे था, रेस्ट पे था, बिफोर कोलिशन। दिस वाज बिफोर कोलिशन। सो आफ्टर कोलिशन क्या होगा, m1 रेस्ट पर आ जाएगा और m2 u वेलोसिटी से आगे की तरफ चला जाएगा। दिस इज द इक्वेशन स्टेट आफ्टर कोलिशन। समझ में आया। गिवन की दोनों बॉडीज़ का मास क्या है, इक्वल। दोनों बॉडीज़ का मास क्या है, इक्वल। ठीक है। अगला केस देखो, इफ़ m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, इफ़ m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इन इक्वेशन से देखो m1 अगर m2 से बहुत ज़्यादा लार्ज है तो m2 m1 की कंपेरिजन में क्या हो गया, नेग्लिजिबल। सो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी जो u2 वाली है, ये क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू ज़ीरो, टेंडिंग टू ज़ीरो आएगी। और साथ में आपके पास m1 m2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो m1 अपॉन m2 से m2 में से m2 को हटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ m2 भी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा m1 के कंपैरिजन में। ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेग्लिजिबल हो जाएंगी। ठीक है। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास v1 कितना आ रहा है, v1 विल बिकम इक्वल टू u1। सो v1 वेक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू u1 वेक्टर। और v2 वेक्टर बताओ कितना आएगा, 2 u1 वेक्टर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। हाँ ठीक है ना, ये 2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर क्या आएगा, 2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर आएगा। समझ में आई बात, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपकी आएंगी फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएंगी। ठीक है। देयर आई एम कंसिडरिंग दैट दिस इज माई u1 एंड दिस इज माई u2। आगे आ जाओ, इफ़ m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, इसकी वेलोसिटी u1 और u2 है। दोबारा देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन जो आई है हमारे पास, यहाँ पे m1 अगर m2 से बहुत स्मॉल है, अगर m1 m2 से बहुत स्मॉल है तो m1 क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास v1 किसके बराबर आएगा, v1 वेक्टर विल बिकम इक्वल टू, ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई, रुक जाना, पहले हम v1 वेक्टर की बात करेंगे। तो v1 वेक्टर कितना आएगा, माइनस u1 वेक्टर प्लस 2 u2 वेक्टर, और v2 वेक्टर बताओ कितना आएगा, u2 वेक्टर के बराबर। तो ये आपको फाइनल वेलोसिटीज मिल जाएंगी सेकंड केस में। समझ में आई बात, पक्का। अलग अलग केसेस समझ में आए। तो आपको यहाँ पे जो याद जो रखना है ना, कोई स्पेशल केस नहीं याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वेलोसिटीज़ याद रखनी है कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। अब जो भी उसमें क्वेश्चन में आपको कंडीशन की बनोगी वो आप इंस्टेंटेनियसली वहाँ पे पुट करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। आओ क्वेश्चन देखो। इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन दैट अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म is going up at a speed of 10 meter per second and a small elastic ball falls on it at a speed of 5 meter per second. Then you have to find the height to which ball will rise
आफ्टर कोलिशन above the point of collision, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इस तरीके का, जो ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे, और एक स्मॉल बॉल है जिसको आपने 5 मीटर पर सेकेंड से इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। 5 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हमें इनिशियल वेलोसिटीज पता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी इस केस में। मान लो बॉल की जो वेलोसिटी है उसको हम u1 लिख रहे हैं, और जो मेरी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है उसको u2 लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे डिफाइन होगी यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2, ठीक है। और बॉल किस टाइप की दी है, इलास्टिक बॉल, तो कोलिशन किस टाइप का होगा, इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन के केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगी, वो चीज़ तो ठीक है। हमें निकालना क्या है, द हाइट टू विच द बॉल विल राइज आफ्टर कोलिशन, ये यहाँ पे आएगी। कोलिशन होगा, कोलिशन होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1। वेलोसिटी कितनी होगी, v1। तो आपको v1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना होगा बताओ, v1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। हमने इलास्टिक कोलिशन के केस में v1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, कंसिडरिंग कि दोनों बॉडीज के मासेज जो हैं वो क्या हैं, इक्वल, तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएगी। वेलोसिटीज क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। इन द केस ऑफ एक्सचेंजिंग द मासेज आपके पास वेलोसिटी v1 और v2 दोनों का मिल जाएगा। जहाँ पे इसने प्लेटफॉर्म का मास और बॉल के मास के बारे में कुछ बात नहीं की है, सो यू कैन एज्यूम डिफरेंट केसेस, या तो दोनों बॉडीज का मास क्या रहा होगा, इक्वल, या हो सकता है प्लेटफॉर्म का मास, एनर्जी कंजर्वेशन रहा है तो मास कट जाएगा सर, क्या मास कट जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कटेगा। अभी जो हमने ऊपर देखा, जो अभी ऊपर हमने देखा है, ये इलास्टिक कोलिशन के बारे में देखा था ना। इलास्टिक कोलिशन के केस में भी हमारे पास एक तो आई थी मोमेंटम इक्वेशन, उस मोमेंटम इक्वेशन में मासेज की टर्म्स आ रही थी, फिर हमने एनर्जी इक्वेशन लगाई, वहाँ पे भी मास की टर्म्स आ रही थी। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वेलोसिटीज जो आई हैं उसमें भी तो मासेज की टर्म आ रही हैं। तो मैंने मान लेंगे, अलग अलग मान लेंगे मैडम। हाँ, तो यहाँ पे हम दो अलग अलग केसेस कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा आपका क्वेश्चन होगा। अगर उसने दोनों बॉडीज़ का मास इक्वल दे दिया, दोनों बॉडीज़ का मास क्या दिया, इक्वल दिया, तो उस केस में आपके पास v1 किसके बराबर आ जाएगा, u2 के, और v2 किसके बराबर आएगा, u1 के। इन दैट केस अगर मैं सिर्फ वो वाला केस कंसिडर करूँ, कौन सा, दिस इज माई केस 1, जिसमें मैं दोनों बॉडीज़ का मास क्या मान रहा हूँ, इक्वल। सो इन दैट केस वेलोसिटीज आपकी आपस में क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटीज एक्सचेंज होगी तो हमें v1 किसके बराबर मिल गया, u2 के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हाइट h बताओ कितनी आएगी, √2। हाइट h कितना आएगा, v²/2g, v²/2g। तो कितनी हाइट तक ये राइज करेगा, h विल बी इक्वल टू v²/2g, जहाँ पे ये क्या आएगा, v²/2g। समझ में आया, v2² किसके बराबर होगा, सॉरी v1, दिस विल बी इक्वल टू v1², जो किसके बराबर है, u2²/2g। वैल्यू पुट करो, तो 100 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10 विच विल बी इक्वल टू 5 मीटर। ये तो हो गया पहला केस। अगर मान लो आप ये कंसिडर करो कि आपके प्लेटफॉर्म का मास बॉल के मास से क्या है, बहुत हैवियर है, तो m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। प्लेटफॉर्म का मास जो है वो हमारे बॉल के मास से क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो m2 क्या हो जाएगा, m1 से बहुत लार्ज हो जाएगा। ये हमारा केस नंबर 3 हो गया, जिस केस में हमारे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v1 कितनी आई, -u1 वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ u2 वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v2 वेक्टर इज इक्वल टू -u2 वेक्टर प्लस u1 वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ u2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो -u1 वेक्टर कितना है, वेक्टर फॉर्म में -5, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, क्या लिखिए -5 प्लस ट्वाइस ऑफ 10। सो v2 कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। नहीं समझ में आया, आ गया।
अब अगर हमें वेलोसिटी v2 पता है, सॉरी ये वेलोसिटी v1, सॉरी ये वाली वेलोसिटी कितनी है v1, तो इस केस में हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी v1 स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, सो द हाइट विल कम आउट टू बी 31.25 मीटर। समझ में आई बात? पक्का? आगे देखें, अगला केस देखो, अ न्यूट्रॉन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ v अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिशन विद अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर a। आपके पास क्या है, एक तो न्यूट्रॉन है जिसका मास कितना है m, और ये v वेलोसिटी से एक न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहे हैं। न्यूक्लियस का मास कितना है, मास नंबर a है, तो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा m इंटू ए, जो इनिशियली किस पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन। बिफोर और आफ्टर कोलिशन आपको इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो लेट अस से आफ्टर कोलिशन जो न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी है, दिस वन इज योर न्यूट्रॉन एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो v1 होगी और न्यूक्लियस की वेलोसिटी कितनी होगी v2। ठीक है, हमें मास नंबर पता है, सभी मास नंबर को अगर हम अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में अगर पुट करें, जो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है, इस एक्सप्रेशन में m1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, m1 किसके बराबर हो जाएगा m के, और m2 किसके बराबर हो जाएगा ma के। ठीक है, तो वेलोसिटी v1 और v2 आ जाएंगी, वेलोसिटी v1 और v2 आएगी। हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, सिर्फ न्यूट्रॉन की बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन। सो आफ्टर पुटिंग द मैग्नीट्यूड, जो आपके पास वेलोसिटी v1 जो आएगा, इट विल कम आउट टू बी 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू वी, वेयर वी इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की रेशियो को अगर मैं गामा डिफाइन करूँ, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v1 स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v स्क्वायर। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इट विल कम आउट टू बी 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए टू द होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ आया? ठीक है, आगे देखो, पार्शियली इलास्टिक बॉडी, पार्शियली इलास्टिक हेड ऑन पोजीशन। जब हमने पार्शियली इलास्टिक हेड ऑन पोजीशन की बात की, तो वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू होगी, 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू होगी। यहाँ पे बताओ, फॉर द सेम डायग्राम विच वी हैव ड्रॉन ओवर हियर, इस सेम डायग्राम की अगर हम बात करें, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो तो आप बता सकते हो कितनी कितनी होगी। बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आएगा, u1 माइनस u2, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ, v2 माइनस v1। लेकिन यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e का जो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, e है, कुछ रैंडम उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारी 3 इक्वेशन बनेंगी। सबसे पहली इक्वेशन बोलो कौन सी बनेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन, जो क्या बोलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, ई की फॉर्म में, जो क्या बोलती है E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 माइनस v1 इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कितना आएगा u1 माइनस u2। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बताओ किस चीज़ की हम लिखेंगे, कोई नहीं बनेगी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं कंजर्व होने वाली। एनर्जी कंजर्व सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक मटेरियल के केस में होगी और किसी केस में नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली और दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास वेलोसिटीज़ के जो एक्सप्रेशन जो आएंगे, वो एक्सप्रेशन देखो क्या आएंगे, v1 वेक्टर विल कम आउट टू बी m1 माइनस e m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर प्लस m2 1 प्लस e अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर। ये तो आएगा आपके पास वेलोसिटी v1 वेक्टर, और सिमिलरली आपके पास वेलोसिटी v2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो आएगा, इट विल कम आउट टू बी
m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर प्लस m1 1 प्लस ई अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर। समझ में आया? ये हमें फाइनल वेलोसिटीज़ के एक्सप्रेशन मिलेंगे। सबसे बेस्ट है कि आप ये वाले जो वेलोसिटीज़ के जो एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ पे मिले हैं, जिसको मैं वाइट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप इन वाले एक्सप्रेशन को याद करो और अलग अलग केसेस के लिए आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। अगर इलास्टिक कोलिशन है तो वहाँ पे ई की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे 1। अगर इन इलास्टिक कोलिशन है तो वहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और अगर आपका पार्शियली इलास्टिक कोलिशन है तो वहाँ पे न्यूमेरिकल में जो भी उसने आपको ई का मैग्नीट्यूड जो दिया होगा उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटीज़ का रिलेशन निकाल सकते हो। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। फॉर द इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिशन, इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी इम्पैक्ट के बाद आपस में क्या हो जाएंगी, एक साथ आपस में क्या हो जाएंगी, स्टिक कर देंगी। और स्टिक करने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी के साथ जाएगी। स्टिक करने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेगी एंड लेट दैट कॉमन वेलोसिटी इज v। वो कॉमन वेलोसिटी कितनी रहेगी v। तो यहाँ पे हमारे पास क्या की इक्वेशन बनेगी, अगर दोनों आपस में स्टिक करेगी तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा 0, जिसकी वजह से हमारा कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन ई भी कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, कौन सी, कंजर्वेशन एंगल मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी v कितनी आएगी m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आया? आपको आफ्टर कोलिशन फाइनल वेलोसिटी डायरेक्टली यहाँ से बदलेंगे। ठीक है, और अगर देखोगे तो ये एक्सप्रेशन आपका वही आया जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का आता था। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखते थे, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। सो इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिशन दोनों बॉडीज आपस में स्टिक करके अपनी कॉमन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी आफ्टर कोलिशन। समझ में आया? पक्का? न्यूमेरिकल देखिए इस पे, आपके पास दो बॉल्स हैं, 3 kg की बॉल जो 30 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड राइट हैंड साइड में मूव कर रही है, और दूसरी 2 kg की बॉल जो 20 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट द कोलिशन इज इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिशन, देन यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी लॉस्ट इन दिस सिस्टम। ठीक है, बताओ कौन कौन सी एनर्जी इसके पास इनिशियली है। अगर हम फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन निकालें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 3 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 20 अपॉन 3 प्लस 2। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिए, क्योंकि 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, इसलिए वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा नेगेटिव। बताओ ये फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 90 माइनस 40 अपॉन 5, तो डेट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम बताओ कितना होगा 3 इंटू 30 आई कैप प्लस 2 इंटू 20 माइनस आई कैप, कितना आ गया ये 50 आई कैप। फाइनल मोमेंटम बताओ 3 प्लस 2 इंटू 10 आई कैप, ये भी कितना आएगा 50 आई कैप। क्योंकि दोनों बॉडीज स्टिक हो गई आपस में, दोनों बॉडीज आपस में स्टिक हो गई, इससे मासेस क्या हो गए एडअप हो गए। फाइनल कॉमन वेलोसिटी कितनी आई 10, और वो पॉजिटिव आई है, मतलब टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में क्या रहे कंजर्व रहे। अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। मासेस पता है, वेलोसिटीज पता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी आएगी, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी पता है, मासेस पता है। सो लॉस इन एनर्जी आपको अगर निकालना है, लॉस इन एनर्जी, तो बताओ वो लॉस इन एनर्जी डेल्टा के ई कितना आएगा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। और लॉस है लॉस टर्म मत यूज करो, चेंज इन एनर्जी लिखो।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चेंज इन एनर्जी, तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी -540 जूल, जहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि एनर्जी क्या हो गई है, लॉस हो गई है, एनर्जी क्या हो गई है, लॉस। समझ में आया, पक्का। अगला देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट h, if the coefficient of restitution is e, then you have to find the height to which the ball will rise after rebound। ठीक है, आपके पास एक फ्लोर है, फ्लोर पे एक बॉल आके ड्रॉप हुई, फ्लोर से बॉल की इनिशियल हाइट कितनी गिवन है, h, और आपको ये गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, e। सो यू हैव टू फाइंड द फाइनल हाइट टू विच द बॉल विल राइज आफ्टर रिबाउंड। सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर कोलिशन। वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर कोलिशन, अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे जहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से उसकी कुछ एनर्जी में लॉस हो रहा होगा, या किसी फोर्स की वजह से उसकी एनर्जी में कुछ गेन हो रहा होगा। तो आपको जो वेलोसिटी जो यूज़ करनी है वो जस्ट बिफोर कोलिशन की यूज़ करनी है। इनिशियल केस में उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी mg है, जस्ट बिफोर कोलिशन उसकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में हाफ m यूज कर, तो यहाँ से वेलोसिटी u जस्ट बिफोर कोलिशन कितना आएगा, √2gh। दिस इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि फ्लोर जो है वो तो क्या है, जीरो वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, √2gh। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e गिवन है तो e होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताओ कौन सी होगी, दिस येलो कलर्ड लाइन विल बी योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें u जो मिली थी वो कहाँ पे मिली, अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो कहाँ पे मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी जो हमें मिली वो भी कहाँ पे मिली, अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो दिस इज माई v1 एंड दिस रेड कलर्ड वेक्टर इज u1, ये कितना है u1। तो यहाँ से बताओ मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना मिलेगा, e इंटू u1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा क्या, v1 के बराबर। सो आपको बॉल की रिबाउंड होने के बाद की वेलोसिटी पता चल गई। अब अगेन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज़ करने पे हम बोल सकते हैं कि जितनी इसके बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m v1 स्क्वायर, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। देखो क्या लिखोगे, mgh1, जहाँ पे h1 के हाइट अटेन्ड आफ्टर रिबाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे m से m कैंसिल आउट होगा, v1 स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, e इंटू ई स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर। सो हाइट h1 विल कम आउट टू बी e स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन 2g, और u1 स्क्वायर कितना आएगा, √2gh। सो इट विल बी e स्क्वायर इंटू 2gh अपॉन 2g, 2g से 2g कैंसिल आउट होगा। सो हाइट कितनी उसको मिली, e स्क्वायर इंटू h। बात समझ में आई, कितनी हाइट मिलेगी, e स्क्वायर इंटू h। So up to this height the ball will rebound again। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोला, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट h, if the coefficient of restitution is e, if the coefficient of restitution is e, then you have to find the number of bounces, you have to find the number of bounces the ball will take before coming to the rest. Also you have to find the total time after which the ball will come to rest। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला जो पोजीशन जो होगा, इनिशियली ये कहाँ से आई, साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इनिशियली बॉल h हाइट पे थी, ड्रॉप करेगी, ड्रॉप करने के बाद जब ये रीबाउंड करेगी, सो रीबाउंड वेलोसिटी कितनी होगी, अभी हमने देखा था रीबाउंड वेलोसिटी कितनी होती है, e इंटू u1। तो ये e इंटू u1 वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ रिबाउंड करेगी। मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, उस पॉइंट पे 0 हो गई होगी, और ये वापस नीचे की तरफ फॉल करेगी। जब ये नीचे की तरफ फॉल करेगी तो कितनी वेलोसिटी के साथ फॉल करेगी, सेम वेलोसिटी के साथ।
सेम वेलोसिटी के साथ फॉल करेगी ना, तो इसकी नीचे गिरते वक्त जो वेलोसिटी जो रही होगी वो भी कितनी रही होगी, ई टाइम्स u1। अब बताओ जब सेकेंड रिबाउंड हुआ, तो सेकेंड रिबाउंड में जो इसको वेलोसिटी जो मिली वो कितनी मिलेगी, ई टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी, ई टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ई u1। तो टोटल कितना हो जाएगा, ई इंटू ई u1, टोटल कितना आ गया, ई स्क्वायर u1। फिर ऊपर जाएगा क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, तो ई स्क्वायर क्या आएगा, स्टिल लेस देन 1, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वेलोसिटी कम होने की वजह से हाइट अटेन क्या होगी, कम होगी। दोबारा जो ये नीचे की तरफ कोलाइड करेगा, कितनी वेलोसिटी के साथ कोलाइड करेगा, ई स्क्वायर इंटू u1। तीसरा कोलिशन होगा। तीसरे कोलिशन के बाद जो इसको वेलोसिटी जो मिली वो बताओ कितनी मिलेगी, ई टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू u1। तो टोटल कितना हो गया, ई क्यूब u1। कुछ हाइट ऊपर जाएगा, वापस नीचे की तरफ फॉल करेगा विद द सेम वेलोसिटी। सो सब्सिक्वेंटली ये क्या करता जाएगा, कोलाइड करता जाएगा। सब्सिक्वेंटली क्या करता जाएगा, कोलाइड करता जाएगा। मुझे अब ये बताओ हाइट कैसे हम निकालेंगे। जो सबसे पहली हाइट जब ये पहुंचा होगा h1, तो वो कितना हमने निकाला, ई स्क्वायर इंटू एच, ई स्क्वायर इंटू एच। जो इसको सेकेंड केस में जो जितनी इसने हाइट अटेन की h2, दैट विल बी ई स्क्वायर इंटू h1। वो कितना आएगा, ई स्क्वायर इंटू h1। और h1 की वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, ई की पावर 4h। तीसरी हाइट निकालो h3, तो वो कितना होगा, ई स्क्वायर इंटू h2। और h2 की वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा, ई की पावर 6 इंटू h, एंड सो ऑन। हाँ या ना। सो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक आपकी सीरीज बन रही है। ये सीरीज बन रही है कौन सी, सबसे पहले हाइट किस हाइट से आया था, h हाइट से आया था, फिर कितना हुआ, ई स्क्वायर h, फिर कितना आया, ई की पावर 4h, फिर कितना आया, ई की पावर 6h। तो यहाँ से आप अगली टर्म क्या लिख सकते हो, ई की पावर 8h, एंड सो ऑन। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कितना आएगा, ई स्क्वायर, एंड द सिंस द कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऐसे कोलिशंस होंगे जब इसकी हाइट कितनी होगी 0, क्योंकि इसने बोला क्या कि बॉल आपकी किस पे आ गई है, रेस्ट पर आ गई है। सो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 1। ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ कोलिशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ कोलिशंस विल बी इक्वल टू इन्फिनाइट। ये तो हमें पता चल गया। अब अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम कितना होगा, सबसे पहले तो u बाई जी, फिर कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम्स v1 बाई जी, 2 टाइम्स v1 बाई जी। और v1 कितना है, e इंटू यू अपॉन जी, फिर कितना लगेगा, 2 टाइम्स v2 अपॉन जी। और वहाँ पे v2 कितना है, e स्क्वायर इंटू u1। सो 2 टाइम्स e स्क्वायर u अपॉन जी, नॉट u1, e स्क्वायर u अपॉन जी। ठीक है। फिर कितना आएगा अगला टाइम, 2 टाइम्स ई क्यूब यू अपॉन जी, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। दिस इज अगेन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैविंग अ कॉमन रेशियो ऑफ ई। इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, ई आएगा। ठीक है। दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशियो कितना है, ई। सो टोटल टाइम कितना लगा, सम ऑफ इन्फिनिट जीपी विच इज इक्वल टू ए इंटू 1 ए अपॉन 1 प्लस आर, 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। सो टोटल टाइम अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। जब आप सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2u अपॉन जी इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस। ये आपके पास आएगा फाइनल आंसर।